Today we going to start a new chapter, that is accounting treatment of goods and service tax. That means GST. It is a very common word nowadays. Each item which we purchase or sell, on these purchases and sale GST is applied. Means जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज आज के टाइम में परचेज करते हैं, उन सभी गुड्स और सर्विस के सेल और परचेज करने पे आज जो कॉमन टैक्स अप्लाई होता है, ये कहलाता है जीएसटी. जीएसटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में. इसका जो इंट्रोडक्शन था वो था 1 जुलाई 2017 को. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 1 मार्क्स में ये कई बार पूछ लेता है कि व्हेन was GST applied. तो इसका आंसर है कि it was applied on 1 जुलाई 2017. इससे पहले कई सारे टैक्सेस हमारी कंट्री में अप्लाई होते हैं. मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर था हमारे इंडिया में. कई सारे टैक्सेस अप्लाई होते थे, जैसे वैट है, कस्टम ड्यूटी है, और इनकम टैक्स है, और सेल्स टैक्स है. इसके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेस हैं. ये सब टैक्स अप्लाई होते थे. तो यानी इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर इतना क्रिटिकल, इतना टिपिकल था कि उसकी कैलकुलेशन करना बहुत टिपिकल हो जाता था. यानी हम चाहकर भी सिंपल वे में अपने टैक्सेस को अप्लाई नहीं कर पाते थे. तो अपने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में जीएसटी को अप्लाई किया. सर्विसेज पे अलग टैक्स अप्लाई होता था उससे पहले, और गुड्स पर टैक्सेस अलग रेट से अप्लाई होते थे. स्टेट टू स्टेट टैक्सेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट था. किसी गुड्स, सेम गुड्स पर किसी अदर स्टेट में कुछ और रेट प्रेस्क्राइब होता है, जबकि किसी अदर स्टेट में कोई और रेट प्रेस्क्राइब होता था. तो उस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया. मीन्स अब आप गुड्स सेल करें, परचेज करें या सर्विसेज प्रोवाइड करें, सर्विसेज एक्वायर करें, आपको सेम अमाउंट से एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. ये वैल्यू एडेड टैक्स है. वैल्यू एडेड टैक्स मींस जितनी बार आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे, उतनी बार ही इस गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उस पर टैक्स अप्लाई हो जाएगा. इसका एग्जांपल है कि ए ने 10,000 रुपीज का गुड्स बी को सेल किया, और वो सेल किया 10% जीएसटी पर. तो मींस टैक्स कितना लग गया इसमें? 1,000, यानी 11,000 रुपीज में बी को सेल हुआ वो गुड्स. सेम गुड्स बी ने सी को सेल किया, और सेम 10% जीएसटी पर सी को. अब इस पर हम 10% अप्लाई करेंगे तो इस पर टैक्स लगेगा 1,100 रुपीज. तो यानी टोटल हो जाएगा 12,100 रुपीज. यानी जितनी बार गुड्स को सेल या परचेज किया जाएगा, एवरी टाइम जीएसटी अप्लाइड, एंड एवरी सेल एंड परचेज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है. जितनी बार आप करेंगे उतनी बार ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. जितनी बार ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होगा गुड्स का सेल और परचेज की फॉर्म में, उतनी बार आपको ये गुड्स पे टैक्स अप्लाई करना है. नॉर्मली जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड डीलर जो होते हैं, उन पर ही ये अप्लाई होता है. रजिस्टर्ड डीलर्स पर जो जीएसटी है वो हमारा अप्लाई होगा. नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, उन पे हमको क्रेडिट मिलता है, ये आप आगे देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है ऑल टैक्सेस जो आज के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे. इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ठीक है, लोकल टैक्स, लग्जरी टैक्स. इन सब टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है किसके साथ? जीएसटी के साथ. यानी अब ये टैक्सेस अप्लाई ना होकर उनकी प्लेस पर जीएसटी हमारा अप्लाई होता है. यानी सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है. लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो अभी मर्ज नहीं हुए. ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए हैं? जैसे कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी आज भी अप्लाई होती है गुड्स के इंटरनेशनल मूवमेंट के टाइम पर. जो आप पोर्ट्स पर या एयरपोर्ट्स पर जो आप पे करते हैं ड्यूटी, वो अभी भी एप्लीकेबल है. इसके अलावा एल्कोहल,
यानी ये किसी प्राइवेट कंजप्शन, ओन कंजप्शन के लिए अगर आप कोई एल्कोहल परचेज करते हैं तो उस पर भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। वो स्टेट अभी भी उस पर वैट या जो भी टैक्सेस हैं वो अप्लाई करती हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट्स इस पर अपने लोकल टैक्सेस, वैट वगैरह ये सारी चीजें आज भी इस पर करती हैं। और इसके अलावा लोकल टैक्सेस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल अथॉरिटीज अप्लाई करती थी वो आज भी एप्लीकेबल है, वाटर टैक्स वगैरह ये सारी चीजें। यानी इन चीजों पर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। अब मैंने आपको बताया क्या क्या चीजों का मर्जर किया गया वैट का, सेल टैक्स का, सेंट्रल सेल्स टैक्स का, लग्जरी टैक्स का, सर्विस टैक्स का, एंट्री टैक्सेस हैं, एंटरटेनमेंट टैक्सेस हैं, परचेज टैक्स है। ये सारी चीजों को अब जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। अब आता है कि जीएसटी को अप्लाई करने के एम क्या थे, यानी ऑब्जेक्ट्स क्या थे। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ जीएसटी? तो फर्स्ट था डेवलपिंग ट्रांसपेरेंट और यूनिवर्सल नेशनल मार्केट। मींस एक ऐसा मार्केट प्रिपेयर करना जहां पर सारे गुड्स एंड सर्विसेज की नेशनल वाइज प्राइस सेम हो। पहले क्या होता था कि सपोज इन यूपी देयर इज ए गुड्स विच उसकी प्राइस सपोज की 100 रुपीज थी, बट सेम गुड्स इज अवेलेबल एट ₹90 इन एमपी, मध्य प्रदेश, बिकॉज इन मध्य प्रदेश द टैक्स रेट इज लोअर देन द यूपी। सो जो पब्लिक थी वो वहां से परचेज करना प्रेफर करती थी अगर बल्क में परचेज करना हो। तो इसका मेन मोटिव था यूनिवर्सल मार्केट, नेशनल लेवल का मार्केट क्रिएट करना जहां पे हर गुड्स, हर सर्विसेज की प्राइस सेम होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था कि बिजनेस को इजी करना, मेक बिजनेस इजी। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें बिजनेस एक्टिविटीज में थोड़ी टिपिकल नेस आप फील करते थे। फॉर एग्जांपल यूपी में आपने गुड्स एमपी में ट्रांसफर किया, यूपी का टैक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एमपी का टैक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट था उस टाइम, तो यहाँ के मूवमेंट्स में थोड़ी टिपिकलनेस आ जाती थी। तो जीएसटी के एप्लीकेबल होने के बाद बिजनेस जो टर्मिनोलॉजी है इजी हो गई है, उसको करना काफी इजी हो गया है। इसके अलावा थर्ड था सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, यानी इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर को और इजी बना देना। पहले अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्सेस अप्लाई होते थे, अलग अलग रेट से अप्लाई होते थे, गुड्स पर कुछ अलग टैक्स, सर्विसेज पे अलग टैक्स। तो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल था, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो होता था। लेकिन जीएसटी के अप्लाई होने के बाद से टैक्स स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो काफी इजी हो गया है। अब आपको एक ही रेट से आपको सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है टैक्सेस जीएसटी के अप्लाई करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था कंट्रोलिंग टैक्स इवेजन। इंडिया में टैक्स जो रेगुलर टैक्स पेयर है, चाहे जेन्युइन टैक्स पेयर है, वो बहुत कम है। बिकॉज मोटिव यहां होता है टैक्स को सेव करना, तो इस वजह से इलीगल तरीके से विंडो ड्रेसिंग के थ्रू टैक्स को पे नहीं करती पब्लिक यहाँ की। और यहाँ पे जीएसटी से पहले जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग टैक्स की सेविंग बहुत की जाती थी, टैक्स को बचाया जाता था। तो इसको कंट्रोल करना, टैक्स एवेजन को कंट्रोल करना जीएसटी का एक मेन मोटिव था कि कैसे लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो जेन्युइन वे में अपने टैक्सेस को पे करें। इसके अलावा गुड्स बिकम टू मेक गुड्स चीपर। बहुत से ऐसे गुड्स हैं जो जीएसटी के अप्लाई होने से पहले हाई प्राइस पे सेल होते थे, लेकिन जीएसटी के अप्लाई होने के बाद से उनकी प्राइसेस कम हो गई, क्योंकि उन पर पहले जो लोकल टैक्सेस और सरचार्जेस थे वो काफी हाई रेट के थे और उनकी वजह से उसकी प्राइसेस हाई हो गई थी। पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अप्लाई होने के बाद उसकी जो प्राइसेस है वो कम हो गई, तो गुड्स काफी चीपर हो गया। नेक्स्ट है अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स।
जीएसटी से पहले हमारे यहाँ जो अलग अलग स्लैब के टैक्सेस थे, तो उस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन जो कोलैबोरेटर्स थे हमारे, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने में हेजिटेट फील करते थे. बट बाय अप्लाइंग द जीएसटी, नाउ द टैक्स स्ट्रक्चर बिकम कॉमन इन नेशन वाइड. सो मेनी फॉरेन इन्वेस्टर्स बिकम अट्रैक्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमने जो है इसको अप्लाई किया है. और इंप्रूविंग द जीडीपी, इंप्रूवमेंट इन जीडीपी, यानी बिजनेस इजी हुआ, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा, लोगों की इनकम इंक्रीज हुई, तो जीडीपी पर भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना. जीडीपी को इंक्रीज करना, ये भी जीएसटी का एक मेन मोटिव था. तो मैंने आपको इस पार्ट में क्लियर किया कि व्हाट इज जीएसटी क्या है, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुई, जीएसटी किन किन चीजों को मर्जर करके एवरीथिंग पे अप्लाई नहीं होती है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है जीएसटी का. अब आप इसका एक पीडीएफ प्रेजेंटेशन को या पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी स्टार्ट द न्यू कंसेप्ट दैट इज जीएसटी. व्हाट इज जीएसटी? GST means goods and service tax. Means the tax which applied on sale and purchase of goods as well as on services also. Means जो टैक्स हमारा गुड्स और सर्विसेज पर इक्वली एप्लीकेबल होता है उसे हम जीएसटी बोलते हैं. इंडिया में जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन था, जीएसटी था, वो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स जो है 1 जुलाई 2017 को अप्लाई किया था. यानी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने 1 जुलाई 2017 को अप्लाई किया था. उससे पहले कई सारे टैक्सेस अप्लाई होते थे इंडिया में, उन सबको मर्ज करके एक यूनिवर्सल टैक्स अप्लाई किया गया जिसे हम जीएसटी बोलते हैं. जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स. दैट मीन्स इन एवरी सेल एंड परचेज जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. यानी हर सेल और परचेज पे ये अप्लाई होगा और उस हर सेल और परचेज पे अप्लाई होने की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं. जीएसटी इज लेवीड ईच टाइम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बाय ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. मीन्स जो रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, वो हर सेल और परचेज पर इसको अप्लाई करेंगे. लेकिन where the goods and services are exempted from levy of tax GST, लेकिन जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंग जिन चीजों पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उन पर ये अप्लाई नहीं होगा. और अगर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये काउंट किया जाता है तो भी ये अप्लाई नहीं होगा. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है ये मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा. अब नेक्स्ट है हमारा कि इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्चुअली में जीएसटी है क्या? Almost all indirect taxes are merged in GST, whether they are levied by central government or state government or union territories. Means GST के एप्लीकेशन से पहले जितने भी indirect taxes जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, स्टेट के जो गवर्नमेंट थी वो अप्लाई करती थी, उनको मर्ज करके एक नया टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया जीएसटी. इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट हैव नॉट बीन मर्ज. लेकिन कुछ टैक्सेस अभी भी जीएसटी में मर्ज नहीं किए गए हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, एल्कोहल का जो ह्यूमन कंजप्शन है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, पेट्रोलियम पर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट्स के वैट वगैरह इस पर अप्लाई होते हैं, और लोकल बॉडीज के थ्रू जो टैक्सेस अप्लाई किए जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी के थ्रू, वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है, अभी जीएसटी में अकाउंट नहीं किए गए हैं. लेकिन कौन कौन सी चीजों को इसमें मर्ज कर दिया गया है, यानी जीएसटी के एप्लीकेबल होने के बाद कौन कौन से टैक्सेस अब अप्लाई नहीं होते हैं. तो फर्स्ट है वैट. ये बहुत कॉमन आपका टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स. ये अब मर्ज होकर जीएसटी में कन्वर्ट हो चुका है. सेंट्रल सेल्स टैक्स या सेल्स टैक्स जो पहले अप्लाई होता था हर सेल करने पर, वो मर्ज हो गया है. लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये मर्ज हो चुके हैं. इसके अलावा एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स, ये सब चीजें मर्ज हो चुकी हैं. पहले अगर आप मूवी शो वगैरह देखने जाते थे तो जो मूवी टिकट्स पर सर्विस टैक्स लग के आता था, लेकिन अब उसकी जगह पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है. इसके अलावा टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, इन पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है. और स्टेट सरचार्ज, सेस वगैरह जो अप्लाई होते थे वो अब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस में मर्ज हो चुके हैं. यानी इन चीजों को हम मर्ज कर चुके हैं अपने
जीएसटी के अंदर में। अब आता है कि मेन एम क्या था हमारा जीएसटी को अप्लाई करने का, इंडियन गवर्नमेंट का एम क्या था, व्हाट इज द एम बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो फर्स्ट वन इज डेवलपिंग द कॉमन नेशनल मार्केट, मीन्स बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी in India, many taxes were applied by the different states. That is why the price of goods and services are different in each state. हर स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की प्राइस डिफरेंट हो जाती थी क्योंकि स्टेट अलग अलग टैक्सेस अप्लाई करते थे। तो एक कॉमन नेशनल मार्केट को डेवलप करने के लिए जीएसटी को अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की प्राइस नेशन वाइड सिमिलर हो जाती है। ईज टू डूइंग बिजनेस, बिजनेस को और ज्यादा इजी बनाने के लिए, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर इजी होता है जिस वजह से आपके लिए बिजनेस करना इजी हो जाता है। नो कास्ट कार्डिंग इफेक्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का जो गलत तरीके से एप्लीकेशन था वो अब पॉसिबल नहीं है। सिंप्लीफाई द टैक्स रेजिम बाय द हैविंग वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट्स ऑफ टैक्सेस। पहले अलग अलग टैक्सेस अप्लाई होते थे, उनकी परसेंटेज अलग अलग थी, किसी स्टेट में किसी अलग रेट से अप्लाई हो रहा है, दूसरी स्टेट में किसी अलग रेट से अप्लाई हो रहा है। उन सब को मर्ज करके एक सिंगल स्लैब के थ्रू एक टैक्स स्ट्रक्चर बनाना, ये मेन मोटिव था जीएसटी का। पब्लिक नेक्स्ट है कंट्रोलिंग टैक्स इवेजन, पब्लिक को इनकरेज करना कि वो जेन्युइननेस के साथ अपने टैक्सेस को पे करे, टैक्स को पे ना करने की जो उनकी हैबिट्स थी उनको छोड़े, वो टैक्स को बेटर वे में मैनेज करना, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग अलग टैक्सेस से अकाउंट्स को मैनेज करना टिपिकल होता था। लेकिन जीएसटी के एप्लीकेशन के बाद सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर यूज होने लगा, जिसकी वजह से टैक्स जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो सिंप्लीफाई हो गई। गुड्स बिकम चीपर, बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी मैनी गुड्स were sold at high prices, but after the application of GST the prices of these product become down, यानी उनकी प्राइसेस कम हो गई और वो चीप रेट पर मार्केट में अवेलेबल होने लगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए जीएसटी के एप्लीकेशन के बाद इंडिया में ज्यादा, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट और ईजनेस के साथ वर्क होने लगा। और लास्ट है कि जीडीपी को इंप्रूव करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी जीएसटी का बहुत बड़ा रोल था। तो ये मैंने आपको जीएसटी के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताया। अब फर्दर स्टडी के लिए आप बोर्ड प्रेजेंटेशन को देखिए। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो में देखा व्हाट इज जीएसटी, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी। नाउ द टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने टाइप होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट इसका टाइप है सीजीएसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सीजीएसटी, देन यू हैव टू आंसर दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Second one is SGST, that is called State Goods and Service Tax। कि ये जो है हमारा State and Goods and Service Tax है। और now the third one is UTGST, that is called Union Territory Goods and Service Tax। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज सीजीएसटी एंड सेकेंड वन इज एसजीएसटी। ये दोनों ही साथ में कलेक्टिवली अप्लाइड होते हैं हमारे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स पर। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन हमारे विद इन स्टेट होते हैं, और अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी के पार्ट है, यूनियन टेरिटरी में आप बिजनेस करते हैं, तो वहां पर यूटीजीएसटी हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन हमारे लिए फिलहाल सिलेबस में यूटीजीएसटी है नहीं, हमारे लिए केवल ये तो कंसीडरेबल है। तो सीजीएसटी एंड सेकेंड वन इज एचजीएसटी। इसके अलावा एक कोड और होता है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स अगर कोई आप इंटर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंटर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंटर स्टेट, तो उसके लिए आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो हमें केवल ये तीन जीएसटी पर फोकस करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड देन
IGST, क्योंकि यूपी जीएसटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अब देखिए कि एक्चुअल में हमारे इनका क्या यूज है, टाइप्स ऑफ जीएसटी में इनका क्या यूज है। देखिए जीएसटी जो होता है यूज, वो ईच एंड एवरी परचेज एंड सेल पे अप्लाई होता है। जीएसटी इज अप्लाइड ऑन ईच परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी आप गुड्स को सेल कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज एक्वायर कर रहे हो, या चाहे गुड्स को परचेज कर रहे हो, चाहे गुड्स को आप सेल कर रहे हो, हर ट्रांजैक्शन पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है, अगर वो उस कैटेगरी में काउंट किया जाता है तो। अब देखिए मैंने आपको बताया कैसे कि अगर सपोज ए गुड्स बी को बेचेगा तो ये जीएसटी चार्ज करेगा, बी अगर सी को गुड्स सेल करेगा तो बी सी से चार्ज करेगा, सी अगर फर्दर डी को सेल करता है तो वो डी से जीएसटी चार्ज करेगा। तो ये फॉर्मेट है जो चलता रहता है हमारा, और इसको हम हर सेल और परचेज पर इक्वली अप्लाई करेंगे। अब इसमें कुछ वो है कि जो रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी ऑफिस में, जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं केवल वही होता है। तो इंडियन जीएसटी काउंसिल है जो इंडिया में जीएसटी के रेट्स और बाकी की चीजों को प्रेस्क्राइब करती है, उसने एक लिमिट बना रखी है क्या कि जीएसटी किन बिजनेसमैन पर अप्लाई होगी। ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से ज्यादा का है, उन पर जीएसटी अप्लाई होगी ही होगी। यानी 40 लाख रुपीज पर एनम पर ईयर का अगर आपका टर्नओवर ये है या उससे ज्यादा का टर्नओवर है तो आप जीएसटी के लिए मस्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या हिली जो स्टेट है, वहां पर ये लिमिट 20 लाख रुपीज की है। 20 लाख रुपीज से एबव होने पर ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अदरवाइज आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं जीएसटी में। ट्रांजैक्शन होते हैं जीएसटी के अकॉर्डिंग, वो ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट क्या होता है? परचेज एंड सेल विद इन सेम स्टेट। यानी अगर आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेम स्टेट में परचेज एंड सेल कर रहे हैं, जिस स्टेट में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट कहलाता है गुड्स का, या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपी के बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस आगरा में है, और आपने आगरा से गुड्स मथुरा को सेल किया, या मथुरा से गुड्स आपने परचेज किया किसी मथुरा के बिजनेसमैन से, तो दोनों आगरा और मथुरा दोनों यूपी का पार्ट है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट मूवमेंट या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। सेकेंड वन इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन या इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी इसका मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल आउटसाइड स्टेट। मींस अगर किसी ट्रांजैक्शन में परचेजर और बायर दो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस सेल और परचेज को हम इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए कि आपने मथुरा से गुड्स सेल किया दिल्ली में। मथुरा यूपी का पार्ट है, दिल्ली अपने आप में एक स्टेट है, तो यानी मथुरा से दूसरी स्टेट में गुड्स का मूवमेंट हुआ, तो ऐसे मूवमेंट को हम कहेंगे इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, मींस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जीएसटी के अप्लाई होने के लिए आपको ये दो चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ट्रांजैक्शन हमारा इंट्रा स्टेट नेचर का है या फिर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है। मींस द ट्रांजैक्शन इज आइदर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। दैट इज क्लियर। अब देखिए जीएसटी इसके बेसिस पर कैसे अप्लाई होती है, तो उसका एक आप चार्ट देखिए। अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है
ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है आपका, तो आपके बिजनेस में दो टाइप की जीएसटी अप्लाई होगी, एक तो होगी सीजीएसटी और एक होगी एसजीएसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एसजीएसटी मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो फिर आपका केवल एक ही जीएसटी अप्लाई होती है, आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मींस आपको आइडेंटिफाई करना मस्ट होगा कि योर ट्रांजैक्शन इज आइदर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अगर सेम स्टेट में आप सेल परचेज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। अगर आप आउटसाइड स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो 2 जीएसटी एप्लीकेबल होंगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो केवल सिंगल जीएसटी एप्लीकेबल होगी, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी। अब आता है कि आईजीएस इस केस में क्या होगा। इस केस में अगर आपका जो भी रेट है हाफ हाफ अप्लाई होगा। हाफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी का रेट 12% है और आप इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो 6% आपका सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, 6% आपका एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। मींस जो भी जीएसटी का स्लैब रेट है उसका हाफ सीजीएसटी और हाफ एसजीएसटी। बिकॉज इन जीएसटी देयर आर 2 parts, 1 part belong to state government and another half part is belong to central government। यानी जीएसटी में आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और बचा हुआ आधा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। सपोज अगर यही 18% का अगर जीएसटी होता तो यहां पर आप 9% अप्लाई करते सीजीएसटी में और 9% एसजीएसटी में अप्लाई करते। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है आपका और तो आपको आईजीएसटी अप्लाई करना है तो उस केस में पूरा 18% आईजीएसटी में ही जाएगा, लगेगा 18% ही। लेकिन इंटर स्टेट में 2 पार्ट हो जाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, और इंटर स्टेट में वो कंबाइंडली आईजीएसटी के नेम से एप्लीकेबल होगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में जीएसटी के स्लैब रेट के हाफ पार्ट हो जाते हैं, 2, वन इज सीजीएसटी एंड अनदर इज एसजीएसटी। तो ये आपका एप्लीकेबल होता है। अब आता है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिन पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, यानी जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो उनके लिए आप देखिए कि पर्सन एंगेज्ड इन चैरिटी, यानी अगर कोई आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो चैरिटेबल पर्पज से परफॉर्म की जा रही है, सेल कर रहे हैं या फिर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके अलावा बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 20-40 लाख या नॉर्थ ईस्ट में है तो 20 लाख रुपीज से नीचे का है तो उस केस में उन पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप अपनी कोई भी गुड्स या सर्विसेज गवर्नमेंट अथॉरिटीज को या यूएनओ या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करते हैं तो भी आप पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप अपने वर्कर को वेजेस, सैलरी पे कर रहे हैं तो भी उस पर सैलरी और वेजेस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो पर्सनल इनकम होती है, क्योंकि एम्प्लॉइज की उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। सेम एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, इन पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगती है और ना ही वाटर सप्लाई पे लगती है। इसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटी टू स्टूडेंट, अगर कोई एजुकेशन फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, तो वो स्टूडेंट को जो कोचिंग फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी देते हैं उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर, हेल्थ सर्विसेज पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। पर ध्यान रखिएगा मेडिसिन चार्जेस, बाकी के जो अदर चार्जेस है उन पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो हेल्थ सर्विसेज हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, ट्रीटमेंट है, इन चीजों पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा रॉयल्टी ऑन कॉपीराइट, अगर आपने किसी कॉपीराइट
को सेल किया है या उसको यूज करने का राइट दिया है किसी और पर्सन को और उस पर रॉयल्टी आपको रिसीव हो रही है, तो वो भी जीएसटी की कैटेगरी में काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, ये चीजें आपकी इसमें यूज होती हैं। अब आप इसका एक क्विक रिव्यू देख लीजिए जो आपको हेल्प करेगा आपको इसमें समझने में, इसको अंडरस्टैंड करने में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप की होती है? तो वी हैव डिवाइडेड द जीएसटी इन टू मेन these three parts: the central goods and service tax, that is called CGST. If this tax, that is CGST, is applied on intra-state transaction of goods and services, means where the goods and services were purchased and sold within a state, that on that transaction CGST is applicable. मीन्स अगर आप सेम स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज कर रहे हैं तो वहां पे जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, सीजीएसटी। और सेम वे में होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मीन्स एसजीएसटी। मीन्स स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है वो भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पर ही, अगर आप विद इन स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं तो होता है। और थर्ड होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यूटीजीएसटी। अगर आप यूनियन टेरिटरी में अगर कोई जो जैसे अंडमान निकोबार है, बाकी की और यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे इससे गुड्स एंड सेल एंड परचेज करते हैं तो यूटीजीएसटी अप्लाई होता है। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे होता है। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो आईजीएसटी की कैटेगरी में आता है। Now we have decided about the goods and now we have learned about the goods and service tax mechanism, कि how it is applicable. GST is levied by the government on each and every supply of goods and service except alcohol and petroleum goods. Means जो गवर्नमेंट है वो हर टाइप के गुड्स और सर्विसेज पर एप्लीकेबल होती है, अल्कोहल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको छोड़कर, और हर ट्रांजैक्शन पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर ए जो है गुड्स बी को सेल करेगा तो ए बी से जीएसटी रिसीव करेगा। बी वही गुड्स अगर सी को सेल करता है तो बी सी से गुड्स का सर्विस टैक्स लेगा, और सी अगर वही गुड्स डी को सेल करता है तो डी सी को जीएसटी पे करेगा। मींस ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ गुड्स जीएसटी इज एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट में देखिए आप, जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड टू सेट लिमिट फॉर जीएसटी इज 40 lakh and 20 lakh per annum for north eastern and hilly states. मीन्स अगर आपका एनुअली टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा का है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करते हैं तो उस केस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा का है तो आप पर जीएसटी अप्लाई होगा, यानी आपको जीएसटी पे करना ही होगा। तो यानी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से एबव, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस करते हैं तो 20 लाख से ऊपर का होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप की होती है? तो जीएसटी के टाइप के लिए आप इसका देखिए कि हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमारे मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं। मूवमेंट देखिएगा, जीएसटी आप अप्लाई करें तो जीएसटी के दो ये मूवमेंट हैं, एक तो है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सेकंड वन है इंटर स्टेट मूवमेंट्स, इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स और इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट मीन्स व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज एंड सेल विद इन सेम स्टेट। अगर आप गुड्स सेम स्टेट में सेल परचेज कर रहे हैं तो आप पर जो जीएसटी अप्लाई होगा वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुड्स यूपी से, यूपी की ही किसी दूसरी सिटी में अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये इंट्रा स्टेट होगा। और अगर आप यूपी से अगर सपोज कीजिए मध्य प्रदेश में सेल करते हैं तो ये क्या अप्लाई होगा, इंटर स्टेट मूवमेंट ये कहलाएगा। तो ये हमारे दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें। अब इन पे क्या क्या अप्लाई होता है, तो उसके लिए आप देखिए हम इंट्रा स्टेट मूवमेंट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी।
व्हाट इज CGST एंड SGST? अभी मैंने मीन बताया आपको, CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर ये दोनों ही चीजें एप्लीकेबल होंगी, CGST भी और SGST भी। लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट मूवमेंट किया है गुड्स का, तो उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? IGST। IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यानी ये हमारे काइंड्स ऑफ GST होते हैं, 3, CGST, SGST और IGST। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट मूवमेंट। व्हाट इज इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स? इंट्रा स्टेट मूवमेंट मीन्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन ए स्टेट, यानी अगर आप गुड्स का मूवमेंट सेम स्टेट में ही कर रहे हैं, सेम स्टेट में सेल और परचेज कर रहे हैं, तो वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स कहलाता है। मैंने अभी बताया आपको, इस पे 2 टाइप के टैक्सेस अप्लाई होते हैं, सेंट्रल GST यानी CGST और SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये कैसे अप्लाई होता है, तो उसके लिए आप नीचे देखिए, नीचे दिया हुआ है, when buyer and seller both are situated in the same state, then both CGST and SGST are levied half of the prescribed rate. For example, if GST rate is 12%, both CGST and SGST will levied by 6% each. Means अगर आपका इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप उस गुड केस में दोनों चीजें अप्लाई करेंगे, CGST भी और SGST भी, और हाफ ऑफ जो GST का रेट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर सपोज कीजिए 12% आपका GST का रेट है, तो 6% आपका CGST अप्लाई होगा और 6% ही आपका SGST अप्लाई होगा, लेकिन तब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स में। नाउ द टर्म इज इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मूवमेंट मीन्स द मूवमेंट ऑफ गुड दैट इज परचेज और सेल आउटसाइड टू आउटसाइड द स्टेट। जब आप आउटसाइड स्टेट में इसको ट्रांसफर करेंगे, तो उस केस में ये चीज अप्लाई होती है। When buyer and seller both are situated in different state, then full rate of GST is levied with the name of integrated GST, that is called IGST. मीन्स अगर सेलर और बायर दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर आपको IGST एप्लीकेबल करनी होगी। इंट्रा स्टेट की तरह हाफ ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका GST का रेट 12% है, तो पूरा का 12% आप IGST के नाम से अप्लाई कर देंगे, आपको हाफ ऑफ पोर्शन करने की नीड नहीं होगी। द नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST, यानी वो कौन कौन सी आइटम या सर्विसेज हैं जो GST पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, मीन्स उन पे GST अप्लाई नहीं होता है। द फर्स्ट वन इज द पर्सन एंगेज्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटी, मीन्स कोई ऐसा पर्सन है जो चैरिटेबल या नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उस पर GST अप्लाई नहीं होती है। सेकेंड वन इज द पर्सन हुज टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख और 20 लाख इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये 2 लाख नहीं है, ये 20 लाख है, बाय मिस्टेक ये मैंने मिस्टेक हो गया है, ये 20 लाख है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से कम है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करते हैं तो 20 लाख से कम है, तो आप पर GST अप्लाई नहीं होगा। थर्ड वन इज गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अदर कंट्रीज लाइक UNO। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं, लाइक UNO है, WHO है, तो भी आप पर GST एप्लीकेबल नहीं होता है। Next one is payment of wages and salary. If you paid wages or salary to your employees, then it is not applicable for GST. ये employees की पर्सनल इनकम होती है, इस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो GST में ये exempted है। The next one is education facility provided by institutions to student. यानी अगर कोई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो भी GST से exempted होता है। नेक्स्ट वन इज रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट, यानी कॉपीराइट्स पर अगर कोई रॉयल्टी आपको रिसीव हो रही है, तो वो भी GST से एग्जेम्प्टेड है। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड होता है, वो भी हमारा GST से एग्जेम्प्टेड होता है। और लास्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर वाटर सप्लाई पर भी GST अप्लाई नहीं होता है।
और सर्विसेज अंडर आरसीएम, आरसीएम में आने वाली सर्विसेज भी इसमें एग्जेम्प्टेड होती हैं। आरसीएम क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो स्टूडेंट, आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी, व्हाट इज सीजीएसटी, व्हाट इज एसजीएसटी, व्हाट इज आईजीएसटी, एंड हाउ they were applied on different type of transaction like intra-state transaction or interstate transaction. Now the new term of GST is RCM. What is RCM? RCM means reverse charge mechanism. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? सपोज कीजिए आप किसी ऐसे पर्सन से गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं जो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है, मींस अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड डीलर की कैटेगरी में आता है, यानी वो जीएसटी के अंदर उसके पास जीएसटीएन नंबर नहीं है और वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो ऐसे डीलर को जीएसटी चार्ज करने का राइट नहीं होता है। ठीक है, तो यानी आप अनरजिस्टर्ड डीलर को जीएसटी पे नहीं करेंगे। उस केस में जो रजिस्टर्ड बायर है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आप बायर हैं और आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप डायरेक्टली किसको पे करेंगे? आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है, यानी आप जीएसटी उस पर्सन को पे नहीं करेंगे जिससे आप कुछ परचेज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देंगे। लेकिन किस केस में? जब जो सेलर है वो आपका अनरजिस्टर्ड होगा, और यही आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। अगर आपने बाय चांस जीएसटी पे कर दी है उस केस में, तो आप उसके लिए वापस उसको लेने का या फ्यूचर में एडजस्ट कराने का जो है क्लेम कर सकते हैं। वही चीज हमारी आरसीएम की कैटेगरी में आती है। मीन सपोज फॉर एग्जांपल लीजिए, दो पर्सन है ए और बी। ए जो है रजिस्टर्ड है और जो बी है अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, ए ने बी से गुड्स परचेज किया, सपोज कीजिए 10,000 रुपीज का, और बी ने उस पर 1,000 रुपीज का जीएसटी लगा दिया, यानी 11,000 रुपए उससे ले लिए। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल जो बी था वो जीएसटी लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी को नहीं ले सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर आपको ए जो है जिसने जीएसटी पे कर दी है वो गवर्नमेंट के पास क्लेम करेगा अपनी जीएसटी को वापस लेने के लिए। या तो एक तरीका यह है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दे जीएसटी का अमाउंट, या फिर दूसरा है कि वो बाद में उसको क्लेम कर ले वापस लेने के लिए। ये पूरा जो सिस्टम है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। अब देखिए आरसीएम किस किस चीज पर अप्लाई होता है, कहां पर ये हो सकता है? लॉयर फीस, यानी अगर आप कोई लीगल एडवाइस ले रहे हैं तो उस पर लॉयर फीस पर जो है आपको वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था रॉयल्टी पर ये एप्लीकेबल नहीं होता रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, इस पर भी ये अप्लाई होता है, क्योंकि मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन की है वो इसी कैटेगरी में नहीं आती है। इंश्योरेंस क्लेम वगैरह या कमीशन वगैरह, यानी इंश्योरेंस कमीशन, जैसे आप कहते हैं ना आपके यहाँ कोई एजेंट आया एलआईसी का, उसने आपको कमीशन आपसे लिया या कमीशन आपको उस फर्म हुआ, तो उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आरसीएम की कैटेगरी में आएगा। और रजिस्टर्ड बायर परचेज गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सेलर। अगर कोई रजिस्टर्ड बायर अनरजिस्टर्ड सेलर से गुड्स परचेज करता है तो वो भी आरसीएम की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, यानी वो फिर उस कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। तो ये आपका आरसीएम का मैकेनिज्म था। आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब है स्लैब, क्या है हमारी स्लैब ऑफ जीएसटी। तो देखिए एक तो आता है 0% कैटेगरी में जो एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं, यानी उन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें ही इनमें काउंट की जाती है। ठीक है, अगला है 5%, इसमें नेसेसिटी जो आइटम है उन पर अप्लाई होता है, मिल्क प्रोडक्ट है, मिठाई वगैरह है, इन चीजों पे अप्लाई होता है। दूसरा होता है 12% का। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो रिक्वायर्ड होते हैं, उन चीजों में अप्लाई होता है। एक 18% होता है जो लग्जरियस आइटम होते हैं,
लग्जरी आइटम पर, और एक सबसे हायर होता है 28% जो सुपर लग्जरियस आइटम्स में आते हैं। सुपर लग्जरी आइटम जैसे एसी, कार, होटल्स वगैरह, ये सब चीजें हमारी सुपर लग्जरी आइटम में आती हैं। तो ये जीएसटी के इंडियन स्पेसिफाइड स्लैब रेट्स हैं जो इंडिया में अप्लाई होते हैं। एग्जेम्प्टेड रेट में आएंगी कैटेगरीज 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस वे में आप इनको समझ सकते हैं। ये मैंने आपको जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा कि जीएसटी को अप्लाई कैसे किया जाता है, क्या एंट्रीज पास की जाती हैं, किस तरीके से हम उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू। So now the next topic is RCM, that is called reverse charge mechanism. मीन्स जब आपका जो जीएसटी है वो रिवर्स होता है उसे हम आरसीएम की कैटेगरी में काउंट करते हैं। एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है यहां पे देखिए, अंडर जीएसटी सर्टेन सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर आरसीएम। इट मीन्स दैट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल नॉट बी ए रजिस्टर्ड डीलर, सो ही विल नॉट चार्ज जीएसटी ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम। मीन्स अगर सेलर रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, यानी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, तो वो जीएसटी लेने का राइट नहीं रखता, यानी वो फिर जीएसटी के बेसिस पे गुड्स को सेल नहीं करेगा। बट द रजिस्टर्ड परचेजर विल पे जीएसटी डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। लेकिन जो रजिस्टर्ड बायर है यानी खरीदने वाला रजिस्टर्ड डीलर है, तो वो उस गुड्स एंड सर्विस की जो जीएसटी है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा। अगर उसने एडवांस में बाय मिस्टेक पे कर भी दिया है तो वो गवर्नमेंट से उसको वापस लेने का क्लेम रखता है। ये आरसीएम कहलाता है। अब कौन कौन सी चीजें इस कैटेगरी में काउंट की जाती हैं? इसमें आती है फर्स्ट पेमेंट ऑफ लीगल फी टू लॉयर। लॉयर को जो आप फीस पे करते हैं लीगल एडवाइस की, वो इस कैटेगरी में काउंट की जाती है। रॉयल्टी पे जो होती है, जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरेंस कमीशन पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड परचेजर हैं तो आप अनरजिस्टर्ड सेलर को जीएसटी पे करने के लिए बाउंड नहीं है। तो ये आप